नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वित्तीय लेखांकन में जब अंतिम खाते बनाए जाने हो, हमें प्रश्न में ट्रायल बैलेंस दिया हो और साथ में अतिरिक्त सूचनाएं या समायोजन दिए हुए हों, तो उन समायोजनों का अंतिम खातों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को देखने जा रहे हैं कि जो एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं आफ्टर द ट्रायल बैलेंस इन द क्वेश्चन, उनका इंपैक्ट, उनका इफेक्ट अंतिम खातों यानी कि पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट पे कैसे पड़ता है। उनको हम सवाल करते हैं तो किस प्रकार से लाभानी खाते में कहां पर और बैलेंस शीट में कहां पर उनको हमें प्रदर्शित करना पड़ता है और कैसे ऐड और लेस करना पड़ता है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। उसी के लिए हमने ये आज का वीडियो तैयार किया है। इससे पहले कि हम समायोजनों की बात करें, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रश्न में जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है उस ट्रायल बैलेंस में डेबिट पक्ष में लिखी हुई बात और क्रेडिट पक्ष में लिखी हुई बात, हमारे जो दो वित्तीय विवरण है पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट में इस पक्ष में हम एक्सपेंसेस और इस पक्ष में हम इनकम बताते हैं और बैलेंस शीट में हम इस पक्ष में लायबिलिटीज और इस पक्ष में हम एसेट्स को प्रदर्शित करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में कोई भी जो हमने लेजर अकाउंट से क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं कैश अकाउंट, प्राय इसका बैलेंस डेबिट होता है 4000। तो इस प्रकार से डेबिट और क्रेडिट पक्ष में विभिन्न खातों के क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के होते हैं। तो इसके लिए मैं ये बोलता हूँ ये घटना फाइनेंशियल ईयर में घट चुकी, उसका इंपैक्ट इफेक्ट आ चुका। तो ट्रायल बैलेंस में जो भी प्रदर्शित अमाउंट है वो ये चार प्लेसेस में बोलूंगा 1, 2, 3 एंड 4, इनमें से किसी एक जगह पर इसको जाना है। जैसे कि कैश, पहले अपने को सोचना है कि ये एक्सपेंसेस है या ये एसेट है, या फिर हमें ये सोचना है कि दिया गया आइटम जो ट्रायल बैलेंस में है वो इनकम है या वो लायबिलिटी है। तो डेबिट पक्ष में लिखा हुआ है तो नेचुरली वो या तो एक्सपेंसेस है या एसेट है, और अगर कोई चीज क्रेडिट साइड में लिखी हुई है तो नेचुरली वो आइटम या तो इनकम है या तो वो लायबिलिटी है। तो इस आइटम को देख के, इसका नाम हम देख के ये पहचानेंगे कि ये एक्सपेंसेस है या एसेट है। तो कैश क्या चीज है? एसेट है। एसेट है तो कहां पर जाएगी? बैलेंस शीट में एसेट साइड में यहां पर कैश दर्शाया जाएगा। तो इस प्रकार से हम तय करते हैं कि ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई बात, अगर डेबिट बैलेंस है तो एक्सपेंसेस या एसेट यहां पर या यहां पर लिखी जानी है। क्रेडिट पक्ष में लिखी हुई बात या तो वो इनकम होगी या फिर वो लायबिलिटी होगी। तो इनकम है तो यहां पर और लायबिलिटी है तो यहां पर इसको प्रदर्शित किया जाना है। तो ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई कोई भी मद हो वो हमारे अंतिम खातों के, अगर मैं ये कहूं कि कुल मिला के ये चार प्लेसेस हैं, एक्सपेंसेस, इनकम, लायबिलिटी एंड एसेट, अगर ये चार प्लेसेस है, इन चार में से एक जगह पर इसको जाना है। इसके अतिरिक्त प्रश्न में कुछ सूचनाएं, अतिरिक्त सूचनाएं दे रखी होती है, उन्हीं को हम कहते हैं कि समायोजन दे रखे हैं। ये वो बातें हैं, ये वो फाइनेंशियल फैक्ट्स हैं जो ट्रायल बैलेंस बनाने तक, यानी कि लेजर में पोस्टिंग तक, यानी कि जिनकी जनरल प्रविष्टियां नहीं की गई है, जो लेजर में पोस्ट नहीं हुए, इसलिए वो बैलेंसेस में शामिल नहीं है, इसलिए वो ट्रायल बैलेंस के बैलेंस में शामिल नहीं है। तो इनको अब हमें जब एडजस्ट करना है, समायोजित करना है, तो इनमें से दो जगह पर उस राशि को आना है। अमाउंट है वो दो जगह पे आना है, एक बार वो डेबिट साइड को इफेक्ट करने वाला, एक बार वो क्रेडिट साइड को
इफेक्ट करने वाला एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आज हम ऐसे ही कुछ एडजस्टमेंट ले रहे हैं और उनको देखते हैं कि उसका इफेक्ट इन दोनों में से किस पर या दोनों पर आता है, समायोजन का प्रभाव, वही हम देखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब रेंट मान लीजिए, सैलरी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए कि आउटस्टैंडिंग रेंट है, यानी कि वर्ष के वित्तीय वर्ष से संबंधित किराया तो ये है, परंतु अभी इसको चुकाया नहीं गया है। तो अगर अपन इसकी प्रविष्टि करें तो क्या हो जाएगा, रेंट है जो खर्चा है, एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट साइड में आएगा। टू आउटस्टैंडिंग, अभी तक हमने चुकाया नहीं है, इसको चुकाना है, ये हमारी लायबिलिटी है। टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अमाउंट अगर हम मान लें 1000 रुपया, तो दो साइड प्रभावित होंगी, रेंट भी और आउटस्टैंडिंग। तो खर्चा है तो ये कहां पर आएगा, पीएनएल अकाउंट में। इसके दो भाग हैं, आप जानते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट वाले भाग में इसको लेके आना है आउटस्टैंडिंग रेंट को। समायोजन क्या दे रखा है कि आउटस्टैंडिंग रेंट 1000 रुपया। समायोजन का नाम क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट 1000। तो यहां पर जो भी पहले से ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ रेंट है, उसको पहले आप यहां पर लेके आइए और उसमें आप ऐड कीजिए ये वाला आउटस्टैंडिंग रेंट। तो एक जगह पर तो ये 1000 रुपया इस प्रकार से आएगा कि पहले से ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए रेंट को हमने लिखा हुआ है और उसमें हमने इस आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दिया है। और दूसरा, ये चूंकि लायबिलिटी है तो अभी चुकाया जाना बाकी है, तो जब बैलेंस शीट बना रहे हैं और जब हम करंट लायबिलिटीज लिख रहे हैं तो उस करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट को यहां पर प्रदर्शित कीजिए। तो समायोजन है क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट 1000 रुपया, तो उसका ये उसकी एंट्री होनी चाहिए थी, जो कि पहले चूंकि खाते बन चुके हैं, शेष निकाले जा चुके हैं, तो वो प्रविष्टि हुई नहीं। इस प्रविष्टि के आधार पर आप क्या करेंगे, एक बार आउटस्टैंडिंग रेंट को यहां पर रेंट में जोड़ देंगे और दूसरी बार करंट लायबिलिटी में इसको लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार से और देखते हैं हम कि समायोजन और क्या हो सकता है और उसका इफेक्ट हमारे इन खातों में कहां पर किस प्रकार से पड़ेगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस समायोजन में दे रखा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस मान लेते हैं 2000 रुपए, ये अगर दिया हुआ है तो इसका हम क्या करें, समायोजन किस प्रकार से करें। तो प्रीपेड का मतलब क्या है, जो हमारे वित्तीय वर्ष से संबंधित नहीं है, इस वित्तीय वर्ष के बाद के वित्तीय वर्ष से संबंधित है, परंतु उसको पहले से चुका दिया गया। वार्षिक नेचर के खर्चे होते हैं बहुत बार, जो सपोज 1 जनवरी को चुकाया जाना हो किसी खर्चे को, तो 3 महीने का तो इसी वर्ष का होगा, जनवरी फरवरी और मार्च का, अगर मार्च को क्लोजिंग हो रहा है तो वर्ष का, और उसके बाद के 9 महीने का क्या हो जाएगा, वो प्रीपेड हो जाएगा। एडवांस में आपने पेमेंट कर दिया है किसी खर्चे का जो इस वित्तीय वर्ष से संबंधित नहीं है, परंतु पेमेंट तो कर दिया है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर अपने को दे रखे हैं, मान लो 2000 रुपया, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। जब तक कि ये चुकाना तय ना हो जाए, कि लायबिलिटी क्रिएट ना हो जाए चुकाने की, तब तक ये हमारी संपत्ति है, डेबिट साइड में आएगी। टू पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, जो भी नाम इस प्रीपेड का हो वो एक्सपेंसेस, तो अगर नहीं है तो एक्सपेंसेस अकाउंट 2000 रुपए से, ये इसकी प्रविष्टि बेसिक होनी चाहिए। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा हमारे खाते में, तो खर्चा है, हमारे वित्तीय वर्ष से संबंधित खर्चा नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस में जब भी इस खर्चे का नाम प्रीपेड रेंट हो सकता था ये, या प्रीपेड कुछ और हो सकता था,
P&L अकाउंट में जब हमने ट्रायल बैलेंस से उस चीज को लेके आए हम यहाँ पे टू एक्सपेंसेस, इसमें से हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है? क्योंकि वित्तीय वर्ष से संबंधित लाभानी खाता बनाया जा रहा है और ये जो प्रीपेड है इस वित्तीय वर्ष के बाद वाले वर्ष से संबंधित है, चुका इस वर्ष में दिया गया है। तो इस प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, प्रीपेड को इसमें से माइनस कर देंगे और P&L अकाउंट में ये एक पक्ष में यहां पर ऐसे लिखा जाएगा इसका, और दूसरे पक्ष में कैसे लिखेंगे कि चूंकि ये प्रीपेड है, हमारी संपत्ति है, हमने चुका एडवांस में रखा है तो हम लेने के अधिकारी हैं अभी भी इसको, तो ये हमारे एसेट साइड में करंट एसेट्स जो होती हैं उनमें लिखा जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। ध्यान से देखिए, तो ये डेबिट पक्ष की मद है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है उसमें लिखा गया है, और यहां पर भी आपको एक बार यूं लगेगा कि ये डेबिट साइड में ही क्यों लिख दिया गया है, तो ये सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। सब्ट्रैक्ट किया हुआ है का मतलब ये क्रेडिट पक्ष का अमाउंट है जो इस पक्ष में अगर लिखा जाना है तो माइनस के साइन के साथ में लिखा जाना है। इसलिए यूं ना समझे कि ये भी डेबिट है और ये भी डेबिट है। राशि हमेशा एक बार डेबिट साइड में और दूसरी बार क्रेडिट साइड वाले बैलेंस में ही जाती है। और कोई एग्जांपल देखते हैं। इसी प्रकार से हम और मान लें, एक्रूड इनकम मान लें। एक्रूड इनकम उपार्जित आय, प्रश्न में दे रखे कि उपार्जित आय 1000 रुपए की है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी एक्रूड इनकम अकाउंट BR टू पर्टिकुलर इनकम, जो भी पर्टिकुलर इनकम का नाम है, रेंट है तो रेंट, डिविडेंड है तो डिविडेंड। इस प्रकार से इसकी प्रविष्टि ये बन जाएगी 1000 रुपए से। इसका समायोजन या इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा हमारे फाइनेंशियल अकाउंट के ऊपर, तो जो भी इनकम है वो लाभानी खाते में यहां पर दिखाई गई है। अगर वो सेल से संबंधित बात है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में, और इसके अलावा जो भी इनकम है वो यहां पर। अगर ये डिविडेंड होता तो डिविडेंड इस जगह पर लिखा हुआ होता बाय डिविडेंड। तो ट्रायल बैलेंस से जो राशि आप डिविडेंड की लेके आए हैं उसमें एक्रूड इनकम की इस राशि को आप ऐड कर दें, एक्रूड इनकम यहां पर, और चूंकि एक्रूड इनकम है ये हम पाने के अधिकारी हैं, तो एक्रूड इनकम को यहां पर एसेट साइड में, करंट एसेट में इसको प्रदर्शित कर दें। तो ये एसेट जिसका बैलेंस डेबिट होता है और इनकम साइड में ये ऐड किया हुआ है, यानी कि क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। इसी प्रकार से और देखें, एक्रूड अगर हमने लिया है तो हमें साथ में ले लेना चाहिए अनअर्न्ड इनकम। मान लेते हैं 1000 रुपया अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम में अगर हम एंट्री देखें तो वो पर्टिकुलर अनअर्न्ड इनकम, अगर ये रेंट है तो रेंट अकाउंट BR टू अनअर्न्ड रेंट अकाउंट, ये कितने का, 1000 रुपए का। ये एंट्री इसकी की जानी चाहिए। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा कि P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में जब हमने वो रेंट इनकम बताई होगी बाई रेंट, जो कि ट्रायल बैलेंस से हम लेके आए, इसमें से हमें अनअर्न को माइनस करना है। यानी कि ये डेबिट पक्ष का आइटम है, लेकिन क्रेडिट पक्ष में अगर हम इसको लिख रहे हैं तो माइनस करके प्रदर्शित करने हैं। अनअर्न इनकम जो हमारी आय अभी तक कमाई नहीं है परंतु अगर हमें प्राप्त हो गई है तो वो यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी। अगर इसका नाम रेंट है तो रेंट में से, डिविडेंड है तो डिविडेंड में से।
तो एक पक्ष तो ये हो गया जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वास्तव में डेबिट साइड कीमत है जो कि क्रेडिट साइड में लिखी जा रही है, इसलिए सब्ट्रैक्ट करके लिखी जा रही है। दूसरी बार हम इसको कहां पे लिखें, अनअर्न को, ये हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में अनअर्न इनकम को यहां पर शो कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर हम और ले लें डेप्रिसिएशन के बारे में, प्रश्न में अक्सर मिलेगा हमें डेप्रिसिएशन। वो बोलता है मान ले एट द रेट ऑफ 10%। बस यहां पर ये भी ध्यान रखें, डेप्रिसिएशन के समय में एक और बात बोल देता हूं कि अगर यहां पर समयावधि साथ में लिख रखी है, लाइक पर एनम, एक वार्षिक या प्रतिवर्ष ऐसे यहां पे अगर लिखा हुआ है, तो संपत्ति का उपयोग प्रीवियस ईयर में, इस वित्तीय वर्ष में कितने समय के लिए किया गया, उस अवधि को ध्यान में रखते हुए डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अगर वो 6 माह के लिए ही संपत्ति काम में आई है तो 6/12 करना पड़ेगा, 6 डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा, 6 माह का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। और अगर यहां पर एनम वार्षिक प्रतिवर्ष शब्द नहीं है, केवल लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन 10%, तो अवधि चाहे जो रही हो, कितनी भी अवधि के लिए उपयोग करें, पूरे 1 वर्ष के लिए डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं। तो डेप्रिसिएशन अगर हम लगाते हैं तो किसके ऊपर, मान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन वो बिल्डिंग के ऊपर है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया खर्चे की तरह है ये, तो यहां पर आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया 2, ये एसेट के वैल्यू को कम करेगा। तो एसेट जो यहां पर है उसका नाम चूंकि हमने बिल्डिंग मान लिया है तो यहां पर बिल्डिंग लिख लिया जाएगा। अगर कोई और एसेट है तो उस एसेट का नाम यहां पे लिख लेंगे। बिल्डिंग की जो राशि अपने को ट्रायल बैलेंस में दे रखी हो, ट्रायल बैलेंस में सारे क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, डेबिट साइड में हमें मिलेगा बिल्डिंग का वैल्यू। अगर वो 1 लाख है तो उस 1 लाख के ऊपर 10%, ये 10,000 रुपए यहां पे डेप्रिसिएशन हो जाएगा। इस डेप्रिसिएशन को कहां पे बताना है, पीएनएल अकाउंट में पहला भाग इसका ट्रेडिंग है, दूसरा भाग इसका प्रॉफिट एंड लॉस है। इसमें टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बताना पड़ेगा इस राशि को, 10,000 रुपए को। और दूसरी बार क्या, ये आपने डेबिट साइड में बताया है, तो यहां पर अब आपके एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए इसको प्रायः इस पक्ष में बताया जाना चाहिए, एक बार इधर एक बार उधर। लेकिन इधर हम क्या करते हैं, अगर इधर नहीं बता रहे हैं तो दूसरे पक्ष में इसको सब्ट्रैक्ट करके बताया जाना है। तो ये जो बिल्डिंग का वैल्यू है, जो ट्रायल बैलेंस में बता रखा है 1 लाख रुपया, वो लेके आइए, डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड में आएगा, और उसमें से ये जो डेप्रिसिएशन है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। डेप्रिसिएशन का वैल्यू है 10,000, तो बिल्डिंग नेट रह जाएगी 90,000 रुपए की। बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई, 90,000। डेप्रिसिएशन 2 जगह आ गया, एक बार डेबिट साइड में और दूसरी बार ये भी डेबिट बैलेंस को बताने वाली चीज है, परंतु इसमें से सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, इसको ध्यान रखें। इधर भी डेबिट है तो उधर डेबिट साइड में होने पर माइनस साइड में ही माइनस लगाकर ही प्रदर्शित होता है। तो इस प्रकार से डेप्रिसिएशन का समायोजन हो तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर अपने को प्रश्न में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ हो तो ट्रायल बैलेंस में जो भी स्टॉक होगा वो ओपनिंग स्टॉक होता है। कैपिटल भी जो होती है वो ओपनिंग कैपिटल होती है। समायोजन में जो स्टॉक दे रखा है वो क्लोजिंग होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पर प्रदर्शित करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, और यही स्टॉक का जो वैल्यू है बैलेंस शीट में एसेट साइड में करंट एसेट्स में लिख दिया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। इसी प्रकार से अगर हमें
डाउटफुल डेट्स दिया हुआ हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सूचना में दिया हुआ हो, तो प्राय ये प्रश्न में इस प्रकार से होता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को 10% पर बनाए रखना है, 10% पर बनाए रखना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को ध्यान से रखिए। देखिए, ट्रायल बैलेंस में ये सूचनाएं हमारे काम की होंगी जब हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। डेबिट पक्ष में डेटर्स की वैल्यू क्या दे रखी है उसको देखिए, बैड डेट्स की वैल्यू क्या दे रखी है उसको देखिए, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वैल्यू क्या दे रखी है उसको देखिए। तो पहले तो ये आप ये ध्यान रखिए कि ये जो डेटर्स का वैल्यू यहां पे लिखा हुआ है ये इस बैड डेट्स के समायोजन के उपरांत है, एक बात। दूसरी बात, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहां पर लिखा हुआ है का मतलब लाभ हानि खाते में आवश्यक समायोजन इस राशि के लिए कर दिया गया है। फिर हमें सूचना दे रखी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% तक रखना है, तो ये वास्तव में न्यू प्रोविजन है। तो जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है वो ओल्ड प्रोविजन, और जो हमें नीचे सूचना में दे रखा है वो न्यू प्रोविजन, और इसका इंपैक्ट जो आएगा उसको हमें दो पक्षों में दर्शाना होता है। तो जब हम पीएनएल अकाउंट की बात करें तो पीएनएल अकाउंट के पहले भाग ट्रेडिंग अकाउंट में ये नहीं आता, दूसरे भाग पीएनएल अकाउंट में आता है। आप इसको हमेशा ऐसे करें, टू बैड डेट्स, ये राशि लेके आए यहां पर ट्रायल बैलेंस से, इसमें आप ऐड करें न्यू प्रोविजन, ये वाला जो सूचना से संबंधित बात है, राशि है, वो यहां पर आएगी, और इसमें से ये जो योग आया है इस योग में से माइनस करें ओल्ड प्रोविजन, और ये जो राशि है ये लाभ हानि खाते से चार्ज की जाएगी। लाभ हानि खाते के आउटर कॉलम में ये वाली राशि प्रदर्शित की जाएगी। इसको बोलते हैं इस वर्ष लाभ हानि खाते में लिखी गई राशि, लाभ हानि खाते से चार्ज की गई राशि। अगर प्रश्न में यही समायोजन दे रखा है तो पहले ये राशि यहां पे लिखिए, तो ये बैलेंसिंग फिगर न्यू प्रोविजन बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा। और अगर इस प्रकार से सूचना दे रखी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% पर बनाए रखना है, मेंटेन करना है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। पहले इसको मैं अभी बोलता हूं कैसे कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करके यहां पे लिखिए, ओल्ड प्रोविजन को यहां से ले लीजिए जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, और शेष ये जो राशि है वो लाभ हानि खाते में डेबिट की जाएगी, लाभ हानि खाते से चार्ज की जाएगी। कैलकुलेशन की बात करें इसकी, तो कैलकुलेशन करते समय ये ध्यान रखें कि जो डेटर्स की ये राशि दे रखी है इसके ऊपर इस 10% को अप्लाई करना है। सपोज यहां पर 1 लाख है तो यहां पर 1 लाख का 10% अप्लाई करेंगे तो यहां पर 10,000 आ जाएगा। अगर आपको सूचनाओं में डेटर से संबंधित और कोई सूचना भी अगर दे रखी है तो पहले उन समायोजनों को डेटर्स के साथ में कर लीजिए, उसके बाद में ये प्रतिशत अप्लाई कीजिए। जैसे कि मान लो उन्होंने कहा सूचना में एक सूचना और मिली अपने को कि उधार विक्रय 10,000 रुपए का था जिसे सूचनाओं में जिसे ट्रायल बैलेंस में शामिल नहीं किया गया, तो 1 लाख तो ये दे रखा है और 10,000 का उधार विक्रय और बाकी है, यानी कि आपका डेटर्स का अमाउंट बढ़ेगा। तो ऐड कीजिए उस 10,000 को और उसके बाद में फिर उसके ऊपर आप ये अप्लाई कीजिए। तो डेटर्स से संबंधित तो जो भी सूचनाएं अतिरिक्त सूचनाएं और दे रखी हैं उनका समायोजन पहले कर लीजिए, उसके बाद में प्रोविजन के प्रतिशत को उस राशि के ऊपर डेटर्स की राशि पर अप्लाई कीजिए और फिर उस राशि को यहां पर न्यू प्रोविजन की तरह दर्शाइए। तो एक बार तो ये यहां पे आ जाएगी राशि और उसका इंपैक्ट आएगा पीएनएल अकाउंट में इस प्रकार से यहां पर इस पर। और दूसरी बार जब ये डेटर्स यहां पर बता रहे हैं तो इसमें से लेस प्रोविजन कर दें। तो ये जो प्रोविजन की राशि है ये
इसमें से लेस कर दी जाएगी, डेटर्स में से प्रोविजन लेस हो जाएगा। तो ये एक तरीके से इसको न्यू और ओल्ड बोलते हैं। चूंकि ये ऑलरेडी लिखा जा चुका है इसलिए आप इसको ओपनिंग भी बोल सकते हैं, और ये अब हम लिख रहे हैं तो इसको हम क्लोजिंग भी बोल सकते हैं, और क्लोजिंग का समायोजन यहाँ पर लेस करके कर रहे हैं। तो यहां पर इसको ऐड कर रहे हैं तो ये डेबिट पक्ष की मद हो गई। तो दूसरी बार क्रेडिट पक्ष की मद में जाना चाहिए तो इसको यहां पे आना चाहिए। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है इसलिए यहां पर आना चाहिए, लेकिन विपरीत पक्ष में जब भी लिखते हैं तो माइनस के साथ में हम उसको प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से ये डाउटफुल डेट्स का एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। और भी देखते हैं एक दो एडजस्टमेंट। जैसे जो माल है, स्टॉक है, उसको बिक्री के अलावा अन्य किसी उपयोग में ले लिया, लाइक उसको फ्री सैंपल में बांट दिया, उसको घरेलू उपयोग के लिए ले लिया, उसको दान में दे दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो जो स्टॉक है वो कम हो जाएगा। तो फ्री, एक एग्जांपल ले लेते हैं, फ्री सैंपल 4000 रुपए का बांटा, तो फ्री सैंपल अकाउंट DR टू स्टॉक, स्टॉक में से ये कमी हो जाएगी 4000 रुपए की। तो इसका समायोजन कैसे करें? इसका समायोजन ट्रेडिंग साइड में जब आप परचेज लिखते हैं, टू परचेज, तो इसमें से माइनस करें फ्री सैंपल को, इसकी राशि जो भी शायद मैंने अभी 4000 बोला है, तो 4000 रुपए की राशि को इसको माइनस कर दें तो एक समायोजन तो ये यहां पे हो जाएगा। और उसके बाद में यहां पर जब आप सेल्स लिखते हैं तो सेल्स में से इसका समायोजन कर दें। तो कई बार एक ही खाते में भी इनके समायोजन हमें प्रदर्शित होते हैं। और अगर यही अगर ड्राइंग हुआ है तो ऐसी स्थिति में P&L अकाउंट के डेबिट साइड में तो हम खर्चों में ड्राइंग को बताएं और कैपिटल में से उसको यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर माल का ड्राइंग किया गया है तो यहां पर कैपिटल में से उसको माइनस कर दें। इसी प्रकार से एक और ले लेते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगर संदिग्ध दायित्वों के लिए आयोजन है संदिग्ध दायित्वों के लिए आयोजन अगर 2000 रुपए का किया जाना है तो ऐसी स्थिति में यह आयोजन लाभानी खाते से किया जाएगा। लाभानी खाते से करने पर P&L अकाउंट DR टू प्रोविजन फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये 2000 रुपया। तो लाभानी खाते में हम किस, पहला भाग ट्रेडिंग और दूसरा भाग P&L अकाउंट, लाभानी खाते में हम इसको प्रदर्शित करेंगे प्रोविजन फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी को 2000 रुपए से। और दायित्व पक्ष में यहां पर फिर कंटिंजेंट बैलेंस शीट में दायित्व पक्ष में कंटिंजेंट लायबिलिटी को प्रदर्शित करेंगे 2000 रुपए से। तो इस प्रकार से विभिन्न समायोजन अपने को जो प्रश्न में दे रखे हैं उन समायोजनों को अंतिम खातों में हमें ले जाना है। आपने अभी देखा है प्राय वो हमेशा ही वो दो जगह पर आते हैं, पर प्राय एक आइटम P&L अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट साइड में और दूसरा आइटम, दूसरा जो उसका प्रभाव पड़ता है वो बैलेंस शीट में। अगर यहाँ पे एक्सपेंसेस साइड में यानी कि डेबिट पक्ष में आया है तो यहाँ पे लायबिलिटी यानी कि क्रेडिट पक्ष को प्रभावित करने वाला मत होगा वो, या फिर अगर वो P&L अकाउंट में इनकम साइड को बढ़ाने वाली चीज है तो बैलेंस शीट में वो एसेट साइड में
बढ़ाने वाली चीज हो जाएगी। तो इस प्रकार समायोजनों जो भी दे रखे हैं प्रश्न में, उनका इम्पैक्ट दो जगह पर आता है, दो पक्षों को वो हमेशा प्रभावित करता है, ये ध्यान रखें। और ट्रायल बैलेंस में लिखी गई मत एक जगह पर आती है। 1 2 3 4, इन 4 स्थानों को अगर हम सोचें कि इन 4 स्थानों में से किसी जगह पे लिखी जानी है, तो ट्रायल बैलेंस की चीज एक जगह पर, उस खाते का प्रभाव एक जगह पर, और समायोजनों में उसका प्रभाव डेबिट और क्रेडिट दो जगह पर आता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अंतिम खाते अगर अपन बनाएंगे तो बैलेंस शीट की टोटल भी मिलेगी और सही परिणाम लाभानी खाता भी ज्ञात हो जाएगा। थैंक यू।